वेलकम 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 प्यारे बच्चों, आ गए आप। बहुत बढ़िया किया। क्या है आज? तो आज है लेक्चर नंबर 23। सर पिछले वाले लेक्चर में आपने ऊपर लिखा 21 और था वो लेक्चर नंबर 22, तो इसके लिए बच्चों माफी, कभी कभी गलती सबसे होती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 23। क्या होगा आज? तो आज होगा न्यूमेरिकल ऑन गॉस लॉ। बच्चों ध्यान से सुनो इस बात को। आप कुछ भी करते हो, कोई भी टॉपिक करते हो फिजिक्स में, अगर आप उसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करते तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, आपके लिए गलत होगा। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल समझिए और उसके बाद खुद से ट्राई करिए न्यूमेरिकल करने की, क्योंकि फिजिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट, ना केमिस्ट्री ना मैथ, फिजिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें हर बार कुछ नया आता है पेपर में, याद रखना। और वो ट्रिकी होता है, और ट्रिकी का मतलब क्या है कि आपके 4-5 नंबर गए, इसलिए फिजिक्स में 100 नंबर लाने लगभग इम्पॉसिबल है। समझते हैं आप बात? कॉन्सेप्ट वाले बाबा पे आपको क्या मिल रहा है? कॉन्सेप्ट मिल रहा है, न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। कौन से न्यूमेरिकल आज करेंगे? गॉस लॉ बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि गॉस लॉ के न्यूमेरिकल सारे बेस्ड होते हैं किस पे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। स्टार्ट कर ले। पहला न्यूमेरिकल तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करने, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल कराऊंगा, बट एक न्यूमेरिकल के बहुत सारे नहीं कराऊंगा न्यूमेरिकल, जैसे एक ही टाइप के 2-3 न्यूमेरिकल कराए ऐसा नहीं कराऊंगा, हर टाइप का एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। उसमें थोड़ा बहुत हेर बदल होता है, आप वो बात समझ जाइए। ठीक है, तो टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। तो ये पहला टाइप है न्यूमेरिकल का जो हम अटेम्प्ट करेंगे, हर टाइप का एक न्यूमेरिकल आज करने की कोशिश करेंगे। दिख रहा है? क्वेश्चन पढ़ दूं? पढ़ दीजिए सर। तो पहला है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, या तो आपको एरिया वेक्टर या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के दोनों में से एक पार्ट या फिर दोनों पार्ट किस में गिवन होंगे? वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए आपको कुछ वेक्टर प्रोडक्ट पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लक्स में होता क्या है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपको पता ही है, जिसको हम क्या लिख देते हैं? ई ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो आपको बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए। वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप के थे, डॉट प्रोडक्ट था, क्रॉस प्रोडक्ट था। तो आपको पहले मैं वो सिखाता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छी तरह से आए। सबसे पहले बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। बच्चों डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जिसमें क्या आता है? कॉस थीटा। ये बता रखा है, पहले बता रखा है। तो बच्चों दो वेक्टर, केवल उन्हीं वेक्टर की प्रोडक्ट करते हैं डॉट वेक्टर में। जैसे आप पहले ऐसे समझ लो, एक्स डायरेक्शन को बोलते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन को जिस बच्चे को नहीं पता सिर्फ वो देखे, वरना आगे वाले स्किप कर दे, जेड डायरेक्शन को बोलते हैं के कैप, और जिसे थोड़ा बहुत डाउट है वो भी देख सकता है। चलिए, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? जैसे कोई वेक्टर है, मान लो आपको दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है एक्स आई कैप और बी प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, 1 1 1 ए वेक्टर, और बी वेक्टर आपको गिवन है x2 आई कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये गिवन है। आपको इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे? तो बच्चों याद रखो, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम? केवल आई वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, आई को j से नहीं करते, आई को k से नहीं करते। मतलब आप पहले तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो। जैसे आप लिखोगे x1 आई कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ? x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z k कैप, z2 k कैप। यहां तक बातें ठीक है? ठीक है। आपको बच्चों ध्यान रखें, इसमें केवल किससे मल्टीप्लाई करनी है? आपको i को i वाले से, j को j वाले से और k को k वाले से, केवल इनकी मल्टीप्लाई करनी है और किसी की मल्टीप्लाई नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? देखो, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होता है? x और y के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है? 0। और i तो मतलब i और j के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। तो i j वाली की मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। ऐसी अगर इसे z लिख लेते तो i k, और इसे क्या लिखना पड़ता? k। तो i k वाले में भी क्या आ जाता है? एंगल 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है? 0। तो हमें केवल किसकी मल्टीप्लाई करनी है? i वालों की, j वालों की,
और के वालों की। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो यानी कि आपको एक बात पता चली, डॉट प्रोडक्ट में आप केवल आई जे के की मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों आता है साइन थीटा, तो उसमें केवल उनकी मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी कि सेम वाले को नहीं करते, यानी कि आई को आई के साथ नहीं करते, जे को जे के साथ नहीं करते, के को के के साथ नहीं करते, बाकी सबको एक साथ करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें किस पे ध्यान देना है? इस क्वेश्चन में हमें डॉट प्रोडक्ट पे ध्यान देना, इसलिए मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर के प्रोडक्ट से स्केलर जब आए तो वो कौन सा प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फ्लक्स में कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए मेरे को क्या यूज करना है? डॉट प्रोडक्ट यूज करना। ये हटा दूं? सर हमने नोट ही नहीं किया, वीडियो पॉज करेंगे, देखेंगे, ठीक है? ठीक है। तो भैया हमसे कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन ये रही 6i 3j 4k। क्लियर? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? E डॉट ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा किसका? एरिया वेक्टर का। तो भैया आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को बोला थ्रू अ सरफेस एरिया 20 यूनिट इन वाईजेड प्लेन। यहीं से आपको बात समझनी। तो पहले तो मैं फ्लक्स का फॉर्मूला हटा रहा और साइड में लिख डाला। क्या लिखे सर? साइड में लिख डालो किसका फॉर्मूला? फ्लक्स का, क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूले को हम आगे यूज करेंगे। अब देखो, फ्लक्स के फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, तो दो चीज चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चाहिए, वो तो आपको गिवन ये रहा। अब आपको चाहिए एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कहां से लें? अब एरिया यहां पर वेक्टर के फॉर्म में नहीं है, 20 यूनिट के फॉर्म में है, तो हमें उसे वेक्टर के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। बट उसके लिए उन्होंने एक हिंट दे रखा है कि एरिया वेक्टर किधर है? वाईजेड प्लेन में। तो थोड़ा सा समझो इस बात को। मान लो ये है जेड एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब आप कुछ कहेंगे कि सर जेड आपने कैसे बना दी, यहां तो एक्स एक्सिस होती है। बच्चों याद रखें, क्या याद रखें? एक्सिस आर नॉट फिक्स, दे आर डिफाइंड टू मीन अस। समझिए इस बात को, मतलब यह है कि हम अपनी मर्जी से एक्सिस को डिफाइन करते हैं। ऐसा जरूरी कंपल्शन नहीं है कि एक्सिस यही जेड है और यही एक्स है। देखो अब ये है, आप जो मेरा ये वाला मार्कर है, कौन सा? ब्लैक वाला, इसे एक्स बोलते हैं, नीले वाले को वाई और रेड वाले को जेड बोलते हैं। अब मैं इस एक्सिस को कैसे भी घुमा लूं, मेरी मर्जी। अरे बात समझ में क्लियर हो गई? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इन तीनों के बीच का एंगल क्या रहना चाहिए? हमेशा 90 डिग्री। तो अब देखो कितना है, इसके बीच का 90, इसके बीच का 90, इसके बीच का 90। कैसे भी घुमा लो हमेशा क्या रहेगा? 90 रहेगा। सर मजा ही आ गया? आ गया, ठीक है। अब ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्लियर हो गई। तो x एक्सिस कहां होगी? तो x एक्सिस ये रही है। अब ये वाली पॉजिटिव x एक्सिस है, और अगर अंदर मार्कर होगा तो कैसी होगी? नेगेटिव x एक्सिस। समझ में आती है बात? समझ में आती है। तो ये वाला प्लेन क्या है? ये वाला प्लेन को कहते हैं yz प्लेन। याद रखो पिछली बार भी, यानी कि ये जो सेशन गया है, इस सेशन में क्या हुआ है, प्लेनों के ऊपर बच्चों न्यूमेरिकल आए हैं, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ये जो yz प्लेन, xz प्लेन, ऐसे ऐसे प्लेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बड़ी कंफ्यूजन है। बच्चों को कंफ्यूजन ना रखें, मैम आपको बताया, आप कोई सा भी प्लेन, मतलब एक्सिस को कोई सी भी मान सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। मैंने ये yz मान लिया तो ये yz एक प्लेन हो गया, यानी कि दो एक्सिस से मिलकर क्या बना दिया? एक प्लेन बना दिया। क्लियर? ठीक है। अब मेरे को बताओ इस प्लेन का एरिया वेक्टर किधर होगा? तो किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होता है? आउटवर्ड दी प्लेन, आउटवर्ड दी सरफेस। तो आउटवर्ड ये हो गया, और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस। कौन सी? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब आप बोलेंगे सर हम तो पीछे भी ले सकते थे नेगेटिव एक्स एक्सिस। नहीं, ये एक 3D सरफेस मानी हमने, और 3D सरफेस मानते ये क्या हो गया? आउटवर्ड हो गया, केवल एक डायरेक्शन में। क्लियर हो गई बात? तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यहां पे एरिया वेक्टर इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्या लिखेंगे? प्लस का आई कैप। समझ में आ गई बात? और नेगेटिव एक्स एक्सिस होती तो क्या लिखते? माइनस का आई कैप। तो एरिया वेक्टर कितना हो गया? एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 20, और डायरेक्शन क्या होगा इसकी? आई कैप। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है? वो तो ऑलरेडी गिवन है, कितनी? 6 आई कैप।
प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। आपसे क्या पूछा? फ्लक्स पूछा, तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला वो लिखा E डॉट है, बस आपको भी यही करना, 6i कैप 3j कैप 4k कैप, अब तो वैल्यू रखनी डॉट 20i कैप। अब मेरे को बताओ डॉट प्रोडक्ट में किसकी किससे मल्टीप्लाई करती, तो अब तो कर लेंगे। अभी सर ने सिखाया डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं जब i को i से मल्टीप्लाई करते। क्यों? क्योंकि i के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री, इसलिए cos 0 1 हो गया। क्लियर? तो i को i से करेंगे, यानी कि 6i कैप डॉट 20i कैप, ऐसे लिखेंगे फ्लक्स के लिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं 26 जा 120 और i कैप का क्या हो गया ये स्क्वायर। तो हमें एक चीज पता है, i स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। सर ये नहीं पता था, तो बच्चों क्लास 11 मोशन इन अ प्लेन जाके पढ़ लें तो कितना आया? 120। अब फ्लक्स को यहीं नहीं छोड़ेंगे, बिना यूनिट के कोई भी चीज ना छोड़नी। क्या ना करनी? ना छोड़नी। तो बिना यूनिट के कोई भी चीज ना छोड़ेंगे। तो यूनिट क्या थी? यूनिट अगर याद ना हो तो यहीं से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या थी? न्यूटन पर कूलम, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यहां से बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वेरी गुड, पहला क्वेश्चन हो गया, पहला टाइप हो गया, जिसमें क्या करते थे? जिसमें वेक्टर फॉर्म में आते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एरिया वेक्टर। समझ में आ गई? अब क्या करेंगे? नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। जल्दी नेक्स्ट स्लाइड ये रही, आ गया। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन पढ़ लो। जूम इन करूं क्या? जूम इन करने की जरूरत नहीं है, सब पढ़ देंगे वो ये सर। द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन एज, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E वेक्टर 200i कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x ग्रेटर देन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 200i कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x लेस देन 0। ठीक है। ए सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन and axis along x-axis so that one face is at x equals to plus 10 centimeter and another x equals to minus 10 centimeter। समझो थोड़ा सा। कह रहा है कि मानो ये एक सिलेंडर है, ठीक है। कह रहा है ये जो सिलेंडर है इसकी जो एक्सिस है, इसकी ये एक्सिस ये होती है सिलेंडर की एक्सिस, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम सकता है। समझ में आ गई बात? एक तो ये ऐसे भी घूम सकता है, एक ये ऐसे भी घूम सकता है, बट ये ऐसे घूम रहा है, तो ये हो गई इसकी एक्सिस। और ये एक्सिस कौन सी है? ये एक्सिस है कौन सी? एक्स एक्सिस। यहां तक क्लियर है? क्लियर। अब कह रहा है कि इस सिलेंडर का जो ओरिजिन है वो इस या जो सेंटर है वो कहां पर है? वो ओरिजिन पे है। मतलब अगर ये कोई एक्स एक्सिस है तो इसका ओरिजिन यहां पर है, तो इसको ये रहा सेंटर इस किसका? सर्कल का। यानी कि ओरिजिन पॉइंट पे ये क्या रखा है? ये सिलेंडर रखा है एक्स एक्सिस की। तो ये एक्स एक्सिस हो गई यहां से यहां तक, और ये 0 पॉइंट हो गया ओरिजिन। क्लियर? ठीक है। अब कह रहा है इस सिलेंडर की 2 फेस है, एक फेस ये वाली है, एक फेस ये वाली है। तो सर ये क्या है? गोल वाली, ये है साइड किसकी? सिलेंडर की। ये होती है फेस किसकी? सिलेंडर की। तो इसकी 2 फेस है और एक साइड है। ठीक है। कह रहा है कि जो पहली साइड है वो ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर पे है और जो दूसरी साइड है वो -10 सेंटीमीटर पे है। समझ में आ गई बात? तो मतलब क्या कह रहा है कि हमारा ओरिजिन पे क्या है? इसका सेंटर है किसका? सिलेंडर का, जिसकी दोनों फेस 10-10 सेंटीमीटर पे एक दूसरे से। ठीक है। ठीक, ये बात ये कह रहा है। और क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितनी है? +200। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कितनी है? -200। ठीक है। और x इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू लेस देन 0। मतलब पॉजिटिव वाली साइड में क्या होगा? x ग्रेटर देन 0 होगा, और नेगेटिव वाली साइड में क्या होगा? x लेस देन 0 होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या करें आगे? क्या हमें क्लियर चमक रहा है? देखूं एक बार। ठीक है। चलिए तो भैया सबसे पहले कोशिश करेंगे डायग्राम बनाने की। तो इसमें डायग्राम नहीं गिवन, मैं डायग्राम बनाता हूं। देखो कोशिश कर रहे हैं पहले डायग्राम इधर बना लेते हैं। एक एक्स एक्सिस मान लो, ये कोई एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे ये कोई ओरिजिन पॉइंट मान लो जहां पर एक्स कितना है? 0। ठीक है। अब क्या कह रहा है? एक सिलेंडर बना लो इस एक्स एक्सिस पे, यानी कि सिलेंडर की एक्सिस हो गई ये रही। यहां तक ठीक है? ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है
ये वाला x इज ग्रेटर देन 0 है और ये वाला हिस्सा x इज लेस देन 0 है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। सिलेंडर की टोटल लेंथ कितनी है? तो सिलेंडर की टोटल लेंथ है कितनी? ये हो गई 20 सेंटीमीटर। यहां तक ठीक है? ठीक है। सिलेंडर की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये भी 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर। सर डायग्राम सुंदर बना रहे हो, अच्छी बात है। अच्छा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ है, ई वेक्टर। और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ है, ई वेक्टर। क्लियर हो गई बात? उस वाली डायरेक्शन में +200, इस वाली डायरेक्शन में -200। यहां तक बातें समझ में आ गई? समझ में आ गई। और ये कौन सी डायरेक्शन है? खुद एक्स एक्सिस। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कर चुके। क्या चीज पूछ रहा है? तो एक चीज और बता दूं, ये क्या है? इसका फेस। ये भी क्या है? इसका फेस। और ये राउंड वाली क्या है? साइड है। किसकी? सिलेंडर की। ठीक है। अब पूछ रहा व्हाट इज नेट फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फेस। कितनी फेस है? 2 फेस है। कह रहा है कि इन दोनों से नेट फ्लक्स कितना कितना निकल रहा। ठीक, तो ये वाली हो गई राइट वाली, ठीक है, और ये वाली हो गई लेफ्ट वाली। इतनी बातें पता चल गई। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले सॉल्यूशन में फ्लक्स निकाल रहे थ्रू राइट वाला, फ्लक्स थ्रू राइट फेस। एक एक बातें लिखते चलो। फ्लक्स थ्रू राइट फेस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, निकालना चाह रहे हैं। अब फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अच्छा, आप यहां पे मैग्नीट्यूड की टर्म में क्यों नहीं करेंगे? मैग्नीट्यूड की टर्म में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो मैग्नीट्यूड की टर्म में ऐसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसे निकाल लो EA cos थीटा। अच्छा, ये वाली जो फेस है, ध्यान से सुने, ये वाली जो फेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है फेस के, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वो भी इधर है। तो थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया 0। तब भी बचा क्या? ई की वैल्यू आपको पता है कितनी? 200 आई कैप। एरिया और चाहिए। तो ये वाली ये जो फेस है, ये है कैसी? ये सर्कुलर फेस है। और सर्कुलर फेस का एरिया क्या होता है? एरिया होता है सर्कुलर फेस का कितना? πr²। ठीक है, तो चलिए करते हैं थोड़ा सा। तो थीटा क्या हो गया? क्योंकि आप यहां पे लिख सकते हैं, ये हो गया एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। सब कुछ आपने डायग्राम में दिखा दिया। डायग्राम में इतना कुछ दिखा दो कि टीचर को और कुछ देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो यहां पर थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। यहां पे लिख लो एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, कितना है? 0 डिग्री है। ई वेक्टर तो पता है, प्लस में कितना है? 200 आई कैप। अब चाहिए एरिया। तो एरिया के लिए आपको क्या चाहिए? एरिया के लिए πr², पाई 22/7। आर कितना है? आर है 5 सेंटीमीटर। उसे हम किस में करेंगे? मीटर में। तो 1 मीटर कितना होता है? बोलो 100 सेंटीमीटर। तो यानी कि 100 से डिवाइड किया, ये कितना है? 0.05 उसका स्क्वायर। तो मैं एरिया चेक करके बताता हूं कितना है। तो भैया एरिया चेक करना भूल जाओ, फिलहाल के लिए सीधा आंसर गिवन। तो हम भी गिवन लिखेंगे, बट हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, तो तभी तो बनेगा ये एरिया वेक्टर। तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्स को क्या लिखते हैं? प्लस आई। तो यानी कि ये क्या है? आई कैप है। क्लियर हो गई बात? एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैल्यू रख दो। तो फ्लक्स कितना आया? कितना आएगा? ये आएगा 200 आई कैप डॉट πr², यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 0.05 का स्क्वायर और आई कैप। आई कितना हो गया? 1 हो गया। और यहां से जो फ्लक्स सोल्व किया, तो फ्लक्स कितना आ रहा? तो भैया फ्लक्स आ रहा है यहां से 1.57 प्लस का 1.57, और यूनिट क्या फ्लक्स की? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया। कौन से डायरेक्शन में? ये राइट वाली में। याद रखना, ये राइट वाली डायरेक्शन, यानी कि जो राइट वाली फेस थी, उस राइट वाली फेस का क्या आ गया हमारे पास? फ्लक्स आ गया। अब किसका करेंगे सर? तो अब करेंगे किसका? लेफ्ट वाली का। लेफ्ट वाली का कैसे करें? तो लेफ्ट वाली का भैया करने के लिए क्या, ये हटा दो, नोट कर लिया? कर लिया नहीं कर लिया? वीडियो पॉज करो, नोट करो। देखो ऐसे बढ़ाया जाता है वॉच टाइम। कैसे बढ़ाया जाता है? खाली घूमो, बच्चे नोट कर रहे हैं, खाली घूमते रहो, वॉच टाइम बढ़ रहा है। हटा दूं? चलो चलिए।
तो भैया अब निकालेंगे किसका, लेफ्ट वाली का। लेफ्ट वाली देखो, एंगल वही है 0, फिर से ये बातें लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस यहां पर क्या लिख देता हूं, क्या, लेफ्ट फेस, ठीक है। एरिया निकालो, एरिया फिर से वही चीज, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, बट इस बार क्या आएगा, माइनस का, तो मैं सीधा लिख रहा हूं पाई 0.05 का स्क्वायर माइनस का आई कैप, ठीक है, ठीक है। अब फ्लक्स निकालेंगे। सर आपने माइनस का क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस एक्स डायरेक्शन में, लेफ्ट वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एरिया वेक्टर माइनस में, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में, दोनों का प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आया कितना, 200 आई कैप, और साथ में क्या आया, पाई 0.05 का स्क्वायर आई कैप। इसे सॉल्व करो, ये सोल्व करने पे कितना आएगा, तो सर ये तो सेम आएगा, तो भैया ये सेम आता है कितना, अभी चेक करके बताया हमने, कितना आएगा 1.57 प्लस का 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सर एक बात समझ में नहीं आई, बताओ क्या, तो समझ में ये नहीं आई कि ये फ्लक्स अलग अलग साइड का सेम आ रहा, चलो मैग्नीट्यूड में, बट इसकी डायरेक्शन अलग अलग क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में था और ये नेगेटिव में था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि भैया फ्लक्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता ही नहीं। क्यों नहीं करता, बिकॉज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए आंसर भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, क्लियर, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता ही नहीं। अब क्या निकालेंगे सर, तो ये था पहला पार्ट, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फेस। सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है नेट फ्लक्स निकालो थ्रू साइड, नेट फ्लक्स निकालो, ईच की जगह, ईच फेस की जगह लिख दो थ्रू साइड। भैया साइड पे नेट फ्लक्स कितना आ रहा, तो बहुत ही सिंपल, साइड क्या है, साइड ये रही, साइड का एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर होगा एरिया वेक्टर, इतनी बात हमें समझ में आती। तो फ्लक्स निकालना चाहते हैं आप, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये बन गया ई ए कॉस थीटा, बट यहां थीटा कितना है, तो थीटा देखो क्या है, अगर आप एरिया वेक्टर पकड़ रहे हैं, एरिया वेक्टर ऊपर है, अब चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की पकड़ लो चाहे इधर की पकड़ लो, दोनों में एंगल कितना बैठ रहा, 90 डिग्री, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी कि एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता, cos 90 होता 0, तो फ्लक्स कितना आया, 0 साइड में। समझ में आ गई बात, सर आ गई, छाप लो सर, छाप लो, हटा दो सर, हटा दो, ये लो। अब क्या निकालना है, व्हाट इज नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, इस बार लिखेंगे साइड छोड़ो, फेस छोड़ो, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, यानी कि पूरे सिलेंडर में आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, तो फेस में निकाल चुके, साइड में निकाल चुके, फ्लक्स क्या होता है, सम किसका, राइट फ्लक्स, लेफ्ट वाले का फ्लक्स, और कौन सा, साइड वाले का फ्लक्स, यानी कि 1.5 कितना था बच्चों, बताओ जल्दी से, 1.57 लेफ्ट वाले का, राइट वाले का 1.57 और प्लस 0 इसका, दोनों को प्लस करो, ऐड करो, बताओ जल्दी से आंसर कितना आया, तो आया 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आगे समझ, आगे समझ, 3 पार्ट हो गए, और सब में तीनों में फर्स्ट लिखा, नोटिस करा, तीनों में ही फर्स्ट लिखा है। चलो, तो भैया मुद्दा ये है, स्पेस नहीं थी, इसलिए सर ने अलग अलग पार्ट नहीं लिखे, उसी में चेंज कर रहे। अब क्या पूछ रहा, व्हाट इज द नेट चार्ज, या फिर नेट चार्ज नहीं, ये पूछ रहा व्हाट इज द चार्ज इन द सिलेंडर, व्हाट इज, चौथा पार्ट है, व्हाट इज चार्ज इन सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है, गॉस थ्योरम ने बताया था, फाई होता है कितना, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एज पर गॉस लॉ। गॉस लॉ पढ़ा है हमने, पढ़ा है, कौन से लेक्चर में, 22 वाले में। 22 में पूरा का पूरा गॉस लॉ था, जिसमें बताता था फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, आपको क्या चाहिए, Q चाहिए। फाई कितना है, नेट फाई एप्सिलॉन नॉट, नेट फाई कितना आया, 3.14 इनटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ सर, 8 पॉइंट, जल्दी बोलो,
8 पॉइंट कितना होता था शायद 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, जहां तक है। यहां से क्यू निकाल लो, निकाल लेंगे तो आंसर आएगा 2.78 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस 11। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट कूलम। ठीक है, हो गया ये पार्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 टाइप मैंने आपको करा दिए। इस टाइप के बेस पर, इस वाले टाइप के, देखो ये वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये वाला क्लियर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले टाइप के ऊपर जब लास्ट में वीडियो को मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, वो आपको खुद करना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, जो कि हम कभी लिखते नहीं है क्योंकि हमारी आदत खराब है, क्योंकि हमें पढ़ना लिखना आता नहीं है, न्यूमेरिकल सोल्व करने नहीं है, स्कूल वालों का बर्डन है, फालतू की बकवास है वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, हटा दूं 1 2 3 कर दूं 3 कर दूं, चलिए ए 1 2 देखिए, तो आ गया है आपके सामने थर्ड न्यूमेरिकल। सर जूम इन कर दिया, थोड़ा सा जूम इन कर दिया। थर्ड न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। थर्ड टाइप कह सकते हैं आप इसे, बोर्ड में ऐसे टाइप आ चुके हैं ऑलरेडी, सिलेंडर वाला भी आ चुका, ये वाला भी आ चुका, ये तो इवन कई बार आ चुका। ठीक है, क्या कहता है, बहुत इजी टाइप के हैं। S1 एंड S2 टू स्फीयर ऑफ चार्ज Q एंड 2Q। ये कह रहा है 2 स्फीयर हैं, S1 छोटे वाला, S2 बड़े वाला, उनके अंदर चार्जेस हैं, छोटे वाले में चार्ज Q, बड़े वाले में चार्ज 2Q, एज शोन, जो दिखा रखा फिगर गिवन है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो निकालो S1 बाय S2, जो पहले गिवन है वो ऊपर, जो बाद में गिवन है वो नीचे। यानी कि फ्लक्स ऑफ S1 ऐसे लिख सकते हैं आप, आपसे पूछ रहा है फ्लक्स ऑफ S1 बाय फ्लक्स ऑफ S2 का रेशियो आपको निकाल के देना पहले पार्ट में। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है, एज पर गॉस लॉ ने फॉर्मूला दिया था। कौन सा फॉर्मूला दिया था? phi इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको यहां पर गिवन क्या है, आपको चार्ज गिवन है, तो आप फॉर्मूला भी कौन सा उठाएंगे, चार्ज वाला उठाएंगे, phi इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे। तो आप सबसे पहले एक काम करो, फ्लक्स निकाल लो पहली वाली सरफेस का, कितना आएगा, पहली वाली सरफेस में कितना चार्ज है, पहली वाली सरफेस में, तो भैया पहली वाली सरफेस का चार्ज है Q, तो आपने लिखा Q डिवाइड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट फ्लक्स निकालो सेकंड सरफेस का, सेकंड वाली सरफेस में कितना चार्ज है, तो आप बोलेंगे 2Q, तो आंसर है रॉन्ग। क्यों? क्योंकि दूसरी वाली सरफेस में 2Q तो है ही, बट पहली वाली सरफेस किसके अंदर आती है, दूसरी वाली में, तो यानी कि दूसरी वाली सरफेस में कितना चार्ज हो गया टोटल, 2Q प्लस Q। समझ में आ गई बात? क्योंकि आपको बताया था जो चार्ज होता है वो फॉलो करता है कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिविटी, यानी कि वो डिपेंड करता है, वो टोटल चार्ज को बताता है। ठीक है, तो एक सर्कल में, इस वाले छोटे वाले सर्कल में केवल Q चार्ज है, बट बड़े वाले सर्कल में 2Q भी है और Q भी है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 3Q। विद साइन आप ऐड कर देंगे, 2Q प्लस Q कितना हो गया, 3Q। ये आया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको क्या चाहिए, दोनों का रेशियो। क्या करना है, डिवाइड करना है। सिंपल है सर, सिंपल है, वेरी गुड सर, ये तो बहुत इजी था। तो कितना आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। काटते बो, क्या बचा, Q कट गया, कितना बचा, 1:3, यानी कि 1:3। आंसर आ गया सर, इजी था। हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, अगले पे बढ़ रहे, हटा दो। ठीक, देखिए सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहता, सेकंड पार्ट में कहता कि मान लो हाउ विल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज थ्रू S1 के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज आएगा इफ अ मीडियम ऑफ K इंसर्टेड ऑन इट। यानी कि एक ये जो S1 वाला पार्ट है, इसमें मैंने कोई मीडियम डाल दिया, मान लो S1 वाले सर्कल में आपने पानी डाल दिया, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K गिवन है, तो भैया फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो आपको सीधा पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आप बताओ, पानी डालने से चार्ज तो चेंज होगा नहीं, तो चार्ज कितना रहेगा, Q, बट एप्सिलॉन नॉट
ये एप्सिलॉन नॉट कहां यूज होता था? एयर में, बट अब एयर नहीं है, क्या है अब? मीडियम है। और मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में लिखवाया था मीडियम के आ जाने से क्या चेंजेस होता है, तो यहां पर के जुड़ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जिसको नहीं पता कैसे आता है ये, तो उसके लिए है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो के इक्वल टू होता है Em बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो जब मीडियम आ जाएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो के एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आपने यहां क्या लिखा होगा, फ्लक्स निकालने के लिए आपने लिखा होगा Q बाय एप्सिलॉन m, क्योंकि अब क्या आ गया, मीडियम आ गया, एप्सिलॉन m ये लिखा होगा आपने। और एप्सिलॉन m की जगह आप क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो आप मेरे को बताओ वो बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। मीडियम इंसर्ट होने से फ्लक्स बढ़ा या घटा? तो भैया फ्लक्स का रिलेशन के से कैसा है, इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर के बढ़ा यानी कि मीडियम आया तो फ्लक्स घटेगा, यानी कि आप लिख सकते हैं फ्लक्स विल डिक्रीज। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? हटा दो, नोट कर रही हूं, कर रहा हूं, कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि मैं थर्ड पार्ट लिख रहा। ये लो, तो थर्ड पार्ट इसमें नहीं लिखा, बट थर्ड पार्ट में उसने बोला क्या, थर्ड पार्ट में बोला है, क्या बोला है, कोका कोला है, प्रमोशन हो गया किसका, कोका कोला का। चलिए थर्ड पार्ट में कह रहा है हाउ विल फ्लक्स चेंज इफ medium of K inserted in S2. How will flux change in S1 if medium of K inserted in S2? मतलब कह रहा है कि भैया अगर मैं सेकंड मीडियम में सेकंड स्फीयर में मीडियम डाल दूं तो पहले वाले के अक्रॉस फ्लक्स कैसे चेंज होगा। तो क्या होगा, तो भैया फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, Q बाय एप्सिलॉन। आप मेरे को बताओ इस बार इसने इंसर्ट किस में किया, थोड़ा सा चेंज कर रहे डायग्राम में, आप चाहें तो पेपर में भी कर सकते S1Q, ये था R। ठीक है, इस बार इसने क्या है जो मीडियम इंसर्ट किया है वो केवल किस में किया है, सेकंड वाले में किया है। तो बच्चों फर्स्ट वाले में तो कुछ नहीं किया, फ्लक्स फर्स्ट वाले में ना तो Q चेंज हो रहा और ना ही मीडियम चेंज हो रहा, तो यानी कि देयर विल बी नॉट चेंज इन फ्लक्स थ्रू S1, ये भी याद रख, फ्लक्स थ्रू S1। ठीक है, 3 टाइप हो गए। अगला क्वेश्चन करेंगे, वेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड का, करेंगे। हटा ये रहा, क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 4 और प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेक्चर नंबर 23। तो भैया ये है एनसीईआरटी का 1.18 क्वेश्चन। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी करा दिया मैंने आपको, सिलेंडर टाइप, स्फीयर टाइप, और ये है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। ठीक है, 1.18। आप चाहें तो इसके बाद, इस लेक्चर के बाद आप ट्राई कर सकते हैं 1.15, 16, 17, 18 करा ही रहा हूं, 19, 20, 21, ये आप ट्राई कर सकते हैं, आप पे हो जाएगा। ठीक है, और जो मैंने पहले टॉपिक कराए हैं उनसे तो मैं ऑलरेडी एनसीईआरटी क्वेश्चन करा चुका हूं, आप चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपसे हो जाएंगे, बहुत इजी से क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के। क्लियर? तो क्वेश्चन सुन लो, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्टार्ट कर रहे हैं। ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव अ स्क्वायर। ऐसे मानिए, कैसे मानिए दिखाते हैं, हमें कुछ मिलेगा क्या, हमें कुछ मिलेगा ये एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, ऊपर वाली सरफेस मानना, केवल ऊपर वाली सरफेस एक स्क्वायर है। ठीक है, अब कह रहा है इस स्क्वायर के कितनी दूरी पे, स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर जाओ, यहां आ गए इस पॉइंट पे। ठीक है,
ये जो एंड है मार्कर का, ये पॉइंट है, इस इतनी दूरी पर एक चार्ज रखा, यानी कि स्क्वायर के एक क्यूब है, मान लो ये क्यूब है ऐसे, ठीक है, दीवारें खड़ी है ऐसे, इमेजिन कर लो, ठीक। अब इसमें से हर एक साइड क्या होती है क्यूब की, स्क्वायर होती है, ये बात सबको पता है। कह रहा है कि एक पर्टिकुलर साइड से क्यूब की इतने डिस्टेंस में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है। कितना है वो चार्ज? +10 माइक्रोकूलम, यानी कि इस दूरी पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है कितना, प्लस का 10 माइक्रोकूलम। थोड़ा सा यहां दिखाने की कोशिश कर 3D डायग्राम क्यूब का, जिसमें एक पर्टिकुलर फेस ले ली है जो स्क्वायर है, और उससे इतनी दूरी, ये कितनी दूरी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी दूरी पर क्या रख रखा है, चार्ज रखा गया प्लस क्यू, यानी कि क्यू आपका कितना 10 माइक्रोकूलम, ये बात सबको पता है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, यानी कि पर्टिकुलर इस वाली सरफेस पे, ऐसे है ना 6 दीवारें हैं, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, 5 दीवार, 6 दीवार। कह रहा है इस वाली दीवार, ये वाली जो स्क्वायर वाली दीवार है, इस पे फ्लक्स कितना जा रहा होगा इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से। अब देखो इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से फ्लक्स हर डायरेक्शन में निकल रहा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर डायरेक्शन में निकल ली, यहां भी निकल ली, यहां भी निकल ली, यहां भी निकल ली, यहां भी निकल ली, ऊपर भी जा रही है, इस पे भी आ रही है। पूछ रहा इस पे कितनी आ रही है, ये बताओ, केवल इस पे कितनी आ रही है। समझ गए आप क्वेश्चन? तो बताते कितनी आती है। देखो फ्लक्स ड्यू टू +10 माइक्रोकूलम इज फेसिंग टू 6 सरफेसेस। क्यूब की कितनी सरफेस है? 6 सरफेस ऑफ क्यूब, यानी कि जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो सारा का सारा कहां जा रहा? 6 फेस पे जा रहा। किसकी 6 फेस? क्यूब की फेस पे, ठीक है। और आपसे क्या पूछा? एक फेस पे बताओ कितना जा रहा, 6 सरफेस पे कितना जा रहा। तो मैं लेट कर देता हूं, लेट टोटल फ्लक्स ऑन 6 सरफेस कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। 5 भी कितना होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक होगी बात? ठीक होगी। यानी कि 6 सरफेस पर फ्लक्स कितना है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कह सकते हैं ये बात, यह है 6 सरफेस का फ्लक्स। आपसे कितनी सरफेस का पूछा? एक सरफेस का पूछा, तो एक सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा? Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए आप बात? इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन 2018 में, ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है ये। साथ में एक और क्वेश्चन आया था, वो आया था किसके ऊपर? वो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था स्क्वायर की वजह से, और चॉइस में भी था ट्रायंगल की वजह से, ठीक है। बोर्ड 2018 में आए हुए क्वेश्चन, साथ में ये आया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 सरफेसेस की वजह से 5 है, तो 1 सरफेस की क्या होगा? 5/6, यानी कि इतना होगा। क्लियर हो गई बात? बहुत इजी क्वेश्चन। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप? ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में मैं क्या दूंगा? मैं आपको और क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया, जो मैंने आपको बोला था वीडियो में कि मैं सिलेंडर वाला भी दूंगा, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, और लिखने के बाद आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। लिख दूं, हटा दूं, हटा। ये क्वेश्चन नंबर होमवर्क का 1, और ये तो इतने सारे हैं। तो भैया ये आपका क्वेश्चन है, ये है आपका बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपका ये, आपको लेक्चर देखने के बाद ये क्वेश्चन हो गया, आप वेल डन, बहुत बढ़िया किया आपने। क्वेश्चन समझा देता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 50x I कैप न्यूटन पर कूलम। एक बात सुनो, जिसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला लेक्चर नहीं देखा तो होगा जब भी आप ये देख रहे हैं। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने आपको एक क्यूब वाला क्वेश्चन कराया था एक्स एक्सिस पे, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना आपको सिखाया था मैंने, ठीक है। उसी बेस पर ये क्वेश्चन है। उसमें भी आपको गिवन था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी अल्फा x की पावर हाफ, ये गिवन थी, है ना, अल्फा की वैल्यू थी, और x क्या था? डिस्टेंस था ओरिजिन से। तो यहां भी x क्या है? डिस्टेंस है ओरिजिन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 50x I कैप न्यूटन पर कूलम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार केवल एक ही डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। समझ में आ गई बात? ठीक है। कह रहा है, और x क्या है? मीटर में है, यानी कि यहां से लेके इस वाली फेस की डिस्टेंस 1 मीटर, और इस वाले की भी 1 मीटर। गलत, तो इस वाले की कितनी होगी? 2 मीटर। यहां से 1 और इतना 1, तो ये कितना हो गया? 1 + 1 2 मीटर, यानी कि इस वाली फेस की डिस्टेंस क्या होगी ओरिजिन से? 1 मीटर, और इस वाली फेस की क्या होगी? 2 मीटर।
क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है। आपको क्या निकालना है? नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, आपको नेट फ्लक्स निकालना है। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई। तो आपको ये क्वेश्चन करना है बच्चों, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो, देखो कि आप पे हो पा रहा नहीं हो पा रहा। आप कहेंगे सर इसमें एरिया तो गिवन ही नहीं है। आप एरिया आपको गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसकी रेडियस r मान लो, पाई r स्क्वायर लिख डालो। करने की क्या जरूरत है? जरूरी थोड़ी है कि आंसर नंबरिंग में ही आए, ऐसा तो नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उस हिसाब से आप वह आंसर निकाल दो, दैट्स इट। ठीक है। और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल के लिए आप एनसीईआरटी के वाले न्यूमेरिकल ट्राई कर लो। वीडियो अभी भी देख रहे हैं? देख रहे हैं, लाइक कर दो, कर देंगे सर। एक बात और सुन लो, क्या सुन लो? सुन के जाओ, वीडियो को छोड़ना नहीं, अभी सुन के जाओ ये बात। क्या सुन के जाओ? आपको मैं सारा कंटेंट दूंगा, शर्तें लागू, शर्तें लागू। क्या लागू? आपका प्यार ये बना रहे, वीडियो देखते रहें, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी कहो कि भाई वो देखें। अगर क्योंकि ज्यादा लोग देखेंगे तो मेरे को मोटिवेशन होगा कि भाई हाँ देख रहे हैं, बनाओ। क्योंकि लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद शायद वीडियो बनाना मुश्किल हो जाए, बट आपका ये प्यार ही होगा जो मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर करेगा उस वक्त भी। क्लियर हो गई बात? बंद कर दूं? छुट्टी हो गई? सब्सक्राइब हो गया? हो गया। लाइक हो गया? हो गया। हटा दूं? हटा दूं?